आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मई है आज और कोविड हमारा मौजू है। जो मालूमात आ रही है वो मालूमात आपके सामने रख रहा हूँ। आज पहले दो बातों को और समझने की कोशिश करते हैं अपने मौजू पर। इससे पहले कि आपको ये बता दूँ कि कोई गैर मतवक्का सूरत हाल दुनिया में आज रोनुमा नहीं हुई है, जो कि पिछले कई दिन से चीज़ें जो हैं जैसे ही उनके बारे में प्रिडिक्ट किया गया था या जैसा अंदाज़ा लगाया गया था चीज़ें वैसे ही जा रही हैं। तो कोई गैर मामूली बात जो है वो सामने नहीं है। इस तरह देखिए, आज एक चीज़ एक बड़ी स्टडी में आपके सामने आज रखना चाह रहा हूँ कि वो दुनिया में कितने लोग इससे मुतासिर हैं और जो लोग इंतकाल कर रहे हैं उनके साथ और क्या मामलात हैं। तो जो तहकीक सामने आई है या जो हकीकतें सामने आई हैं, जो शवाहिद सामने आए हैं, उनका आज मैं छोटा सा मुआवजा करूँगा और प्योरली वो आदात शुमार पर होंगे। बरतानिया, US, चाइना और इटली को मैं ज़ेर मौजू लेकर आऊँगा। तो हो सकता है कि ये बहुत से लोगों को बोर करे, तो वो उनके लिए ये मौजू नहीं है पहला वाला। दूसरे मौजूआत के ऊपर मैं बात करूँगा लॉकडाउन के ऊपर, लॉकडाउन क्या है कराची का। और तीसरे पर हम बात करेंगे कि आपके पाकिस्तान में किन किन आदात शुमार की बहुत संजीदगी से और बहुत मखदूश हालत में किल्लत है, वो कौन से हालत हैं। फिर आगे बात करूँगा कि दुनिया में दवाइयों के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर क्या हो रहा है। और कोशिश करूँगा मैं कि मुख्तसर बात करूँ, जो कि मेरी आदत में नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिश करूँगा मैं। तो पहले हम समझते हैं कि आप जहन में ये इमेजिन कीजिए कि आपके पास 4 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी, छोटी वाली सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, और जो सबसे चौथी सीढ़ी है उसके ऊपर आपने अपने उन लोगों को बैठाना है जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है। आपकी फैमिली में, आपके जानने वालों में एक अंदाज़ा लगाना है कि आप एक फैमिली को सामने ध्यान में रखिएगा। उस फैमिली के सबसे वो लोग जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है, यकीनन वो अब दादाओं की उम्र के होंगे, तो उनको उस सीढ़ी पर बैठाइएगा, चौथी सीढ़ी पर। जिनकी उम्र 50 से 75 के दरमियान है, वो ये भी दादा हैं, हो सकते हैं, तो उनको उससे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठाइएगा। और जिनकी उम्र 25 से 50 के दरमियान है, उनको दूसरी सीढ़ी पर। और जिनकी उम्र 25 से कम है, उनको पहली सीढ़ी पर। तो पहले यानी कि बच्चे और जवान हो गए पहली सीढ़ी पर, उसके बाद वाली सीढ़ी पर 25 से 50 साल, उसके बाद वाली सीढ़ी पर 50 से 75 साल यहाँ पे, और उसके ऊपर जो बहुत ज़ईफ़ हैं 75 से 100 साल या उससे ज़्यादा वाले लोग। तब 4 सीढ़ियाँ हो गई हैं। ऐसे ही एक सीढ़ी ये है, एक सीढ़ी यहाँ पे भी रख लीजिए, दोनों सीढ़ी बना लीजिए। यहाँ पे मर्द हजरात, यहाँ पे ख़वातीन। तो पीछे जो परदादियाँ हैं 75 से 100, उसके बाद नाना नानी, दादा दादी, इधर दादी नानी, इधर नाना दादा, उसके बाद चाचा अब्बा मामू एक तरफ, चाची मामा खाला एक तरफ, फिर उसके बाद बच्चे। तो 4 स्टेज हो गए। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मिलेंगे आपको? ख़वातीन और मर्द तो बराबर बराबर होंगे। इस तरफ ख़वातीन हैं, इस तरफ मर्द हैं। सबसे ज़्यादा लोग आपको सामने मिलेंगे जहाँ बच्चे हैं। जैसे ऊपर जाएंगे कम हो जाएंगे लोग, और ऊपर जाएंगे कम हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे कम हो जाएंगे। तो लोग कहाँ गए? ऊपर वाले लोगों में लोग इंतकाल कर गए हैं, जो 75 से ज़्यादा हैं, बहुत कम लोग बचे हैं। उसके बाद वालों में उससे कम इंतकाल हुआ है, उसके बाद में उससे कम हुआ है। सबसे ज़्यादा लोग फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, जिनकी उम्र 25 साल तक है। ये इस तरह हम पॉपुलेशन निकालते हैं। एक तरफ ख़वातीन हैं, एक तरफ मर्द हज़रात हैं। जिस जगहों पर बच्चों की पैदाइश कम हो रही हो, मसलन एक बाप माँ हो और बच्चों की पैदाइश एक ही हो, तो वो मुल्क की जो फ्रंट लाइन है वो छोटी पड़ जाएगी और बीच की लाइन मोटी हो जाएगी। ऐसे ही है ना। और अगर ये हालत ट्रैवल करता रहा तो फिर ये जो मोटापा है ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। जैसा कि चाइना, वहाँ पिछले 20-30 साल में तो सारे बूढ़े लोग जमा हो चुके हैं। एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल। ये बात जहन में रखिएगा। इसे हम कहते हैं पिरामिड। ये चोटी बनती है। अब मैं पूछूं अगर कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ किस ग्रुप में ज़्यादा होंगे? शुरू के 25 साल में, 25 से 50 में, 50 से 75 में, 75 से 100 में,
तो आप कहेंगे 75 से 100 में ज़्यादा होंगे। शुगर के मरीज़ कहाँ ज़्यादा होंगे, आप कहेंगे वहाँ ज़्यादा होंगे। उसके बाद कम होंगे। तो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हमें ऊपर मिलेंगी। इसको ज़हन में समझ लीजिएगा। एक तरफ ख़वातीन हैं, एक तरफ मर्द हैं, और ये एक पिरामिड बनाई यूँ। जो चोटी है ये बूढ़े लोगों की है, उसके बाद लेकिन जो चीन है उसका ये बीच का हिस्सा मोटा है, नीचे उनके खाली है। तो इस तरह किसी की गर्दन मोटी है, किसी का पेट मोटा है, अगर मैं किसी का बेस मोटा है। तो जो नेचुरल है वही तो ये यूँ होना चाहिए। बाज़ लोगों का वो यूँ हो गया है, वो यूँ के बाद यूँ, तो का ये मोटा हो गया है बीच का हिस्सा, 50 से 75 साल वाला। अब आते हैं, इस बात को ध्यान में रख लें, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, मेल फीमेल, ध्यान में रखिएगा। आइए आज आपको डाटा पे लेके चलते हैं। जो यूके का डाटा आज का आया है, जो पब्लिश तो हुआ है 2 दिन पहले पब्लिक हो गया है, लेकिन पब्लिश अभी नहीं हुआ है। और ये डाटा बहुत यानी कि काबिल एतमाद डेटा है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अमूमी तौर पे मैं डेटा आपके सामने वही रखता हूँ जो काबिल एतमाद हो, और हमारी जो साइंस की जो जर्नल्स हैं उसमें उसको बिल्कुल सफ़े अव्वल पे जगह मिले, उन डाटा को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। जितना ज़्यादा डाटा में जो साइज़ होगा, सैम्पल जितना बड़ा होगा, उतना वो काबिल भरोसा होगा। मसलन आप 5 लोगों से एक मालूमात करें और एक वही मालूमात 50 लोगों से करें, तो 50 लोगों वाली मालूमात ज़्यादा काबिल भरोसा होगी। तो ये डाटा है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन इसमें इन्वॉल्व है, और 166 मेडिकल हॉस्पिटल्स यूके के थ्रू आउट द यूके वो इसमें इंगेज हैं। 2500 नर्सेस, मेडिकल डॉक्टर, स्टूडेंट्स वो इस डाटा को जनरेट करने में इंगेज हैं, इस आदाद शुमार में। तो बड़ा रियल टाइम आपके सामने ये डाटा है। 6 फरवरी से 18 अप्रैल तक का डाटा कोविड से रिलेटेड है। जो पुराने आदाद शुमार हैं वो हमें कुछ बातें ये बता रहे हैं कि अगर 100 लोगों में कोविड पॉजिटिव है तो एक आदमी अस्पताल पहुंचेगा। तो टेस्ट तो वो कर रहे हैं तकरीबन 10 लोगों का, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 100 लोगों में पॉजिटिव है, आदमी कितना पहुंच रहा है? 1। अब इस एक आदमी से मुख्तलिफ जनरेशन हुआ डेटा का। कोई कहता है 0.6 इंतकाल करते हैं, कोई कहता है 0.3 इंतकाल करते हैं, कोई कहता है 0.2, कोई कहता है 0.8। अब जो यूके का डेटा है सबमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नॉन चाइनीज़ सबसे बड़ा डेटा जो आया है वो ये वाला है। पूरी यूरोप में सबसे बड़ा है, इवन यूएस में सबसे बड़ा है इस वक्त डेटा। लेकिन यूएस का न्यूयॉर्क का डेटा बहुत बड़ा है, वो 5000 से ज़्यादा क्रॉस कर गया है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इससे पहले ये इस डेटा में जो लोग इनरोल्ड हुए हैं उनकी तादाद है 16,749, 16,749, विच इज़ बिग डाटा, बड़ा ट्रस्टेबल डेटा है। और ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू आउट द यूके के तकरीबन 28% कोविड पेशेंट को जो हॉस्पिटल तक पहुँचे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो टोटल जितना भी पेशेंट थे उसका 28% सिग्निफिकेंट अमाउंट का डाटा है। ये कहता है कि 60% जो है इसमें मेल हैं। ये तो पहले भी हमें पता चल रही थी बात। ये था कहीं पे 68, 69, यूके में अंदर लंदन में कभी 70 भी आया था। आईसीयू का डाटा 70 तक का था, ठीक है। 60% ये मेल कहता है और बाकी कहता है कि 40 या 39 पॉइंट समथिंग इज़ ए फीमेल। तो बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है। अपने जहन में वो पॉपुलेशन लेकर आइएगा जो पिरामिड बनाया है। ज़्यादा कहाँ शिकार हो रहा है? मेल का। फिर वो ये कहता है कि तकरीबन 47% ऐसे लोग हैं जो एडमिट हो रहे हैं, उनकी कोमॉर्बिडिटी रिकॉर्डेड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग अस्पताल में आ रहे हैं, हम तो ये समझ रहे थे अस्पताल में जितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि 90% डेथ न्यूयॉर्क ये कहता है वो उन लोगों की हो रही है जिनमें इसके अलावा अंडरलाइन यानी कि इसके अलावा भी कुछ बीमारियाँ थी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोटापा और ये किडनी फेलियर्स। कह रहा था ना, न्यूयॉर्क भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, और मुख्तलिफ जगहों पे बातें कही गई। तो ये कह रहे हैं कि 47% का रिकॉर्डेड नहीं है। ये सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो 2 दिन पहले इन्होंने जमा करवाया है, और आज तक पब्लिश तो नहीं हुआ है, रिव्यू हो रहा है, लेकिन इस डाटा ये बहुत रिलायबल है। फिर एक और बात ये कह रहा है कि 33%, ये सबसे ख़तरनाक बात है, 33% जो लोग हैं वो जो लोग अस्पताल में आए 16,749, उसमें से 33% लोग जो हैं वो वापस नहीं गए, वो इंतकाल कर गए। तो
1% लोग हॉस्पिटल में पहुँचे, उस 1% यानी कि अगर 100 लोग पहुँचे तो उसके 33 लोग इंतकाल कर गए। ये इंपॉर्टेंट बात। तो बाकी 70 लोग कहाँ हैं? वो कहता है 49 तो बच के बाहर चले गए, सेहतमंद हो गए, यानी 50% बच गए, और जो बकिया 17% है वो अभी ज़ेर इलाज हैं। उसमें भी जो होगा वो सामने आएगा। फिल वक्त तो ये अब समझ लेते हैं कि 50% जो अस्पताल में आए वो बच गए। तो अगर 1% लोग बीमार हुए, 100 में से एक बीमार हुआ, तो जब अस्पताल में आया तो आधा लोग बच गए, यानी कि 200 में से एक का इंतकाल खतरे में है। 200 में से एक का तो वो बनता है 0.5, आगे कर लीजिए तो 0.3। तो इस वक्त डेथ रेट जो है वो 0.33 है, लेकिन 17% अनसर्टेनिटी है, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ तो डेथ रेट मैक्सिमम 0.5 नज़र आता है इस वक्त। वो जो इंतकाल कर गए लोग, उनके बारे में क्या सूरत हाल थी वो आपसे शेयर कर लें। जो मीडियन एज था, उनके यहाँ जो एज ग्रुप जो था मीडियन, वो था 72 ईयर्स। मीडियन एज ग्रुप का मतलब ये है कि जो लोग थे इस पॉपुलेशन ग्रुप में दरमियान में सबसे ज़्यादा लोग कौन से थे? तो जो 16,000 है, इसमें जो दरमियान में जो लोग थे 72 साल के थे। आपका दरमियान तो बहुत नीचे है, तो जो दरमियान लोग 72 साल के थे, सब लोग ऊपर थे। तो ये इसका बड़ा वो इम्पोर्टेंट बात है कि मीडियन 72 है, जिसका मतलब है कि और जो इसका जो वो बनेगा दरमियान में जो जगह बनती है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ वो क्या है। ये कहते हैं कि जो 18 साल से जो कम उम्र के लोग बच्चे थे, लड़के थे, जवान थे 18 साल से कम उम्र के, उनमें भी 2% थे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2% का इंतकाल होना 18 साल से कम उम्र में इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इज़ ए सिग्नल। ऑल्दो इसमें ये इफेक्ट नहीं करता, लेकिन बहरहाल सिग्नल तो है। 1.1% लेस देन 5 ईयर के जो बच्चे, जो भी बात चल रही ना कि इन्फ्लेमेशन डिजीज़ हो गई छोटे बच्चों में, तो 1.1% वो भी इसमें शामिल है इस 2.2% में। तो 1.1 तो बच्चों का है 18 से 5, जो 5 साल से कम है, यानी 5 से 18 साल में 1% है, और लेस देन 5 ईयर में 1% है। तो 2% ये वाला भी रिकॉर्ड इसमें मिला है, ऑल्दो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन है। हमें ये पता है कि मेल जो है इसमें 60% है, 60.2, एंड फीमेल इज़ 39.8। टोटल जो डेटा है हमारे पास 16,749 लोगों का। जो हमारे पास जो लोग इस पूरे डेटा में 16,749 लोगों में 50% जो लोग हैं, उनका एज ग्रुप वो है 57 to 82 ईयर्स। यानी आप देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस पूरे जो लोग अस्पताल में आए, इनमें जो 50% जो लोग थे, उनका एज ग्रुप 57 से 82% था, 82 ईयर्स तक था। और जो 25 थे वो 82 से ऊपर थे, और जो 57 से नीचे थे वो 25 थे। तो इस तरह आप अंदाज़ा कर ले, अपना पैरामीटर उठाइए आप और अंदाज़ा कीजिए कि जो लोग अस्पताल में आए वो कहाँ पे थे। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? टॉप पे ज़्यादा थे, इसके बाद 57 टू, यानी 57 से ऊपर 75% थे। 57 एंड अबव 75% टोटल जो अस्पताल में आए, बाकी 57 से जो नीचे थे वो 25% थे। अच्छा, अब अजीब बात यह है कि इन्होंने हाइपरटेंशन के लिहाज से इसको डिसाइड नहीं किया इस डाटा ने, लंदन के इस डाटा ने। इतना बड़ा डेटा था, मगर इन्होंने जो अल्फाज दिया वो दिया क्रॉनिक कार्डियक डिजीज़ पे जो लोगों का इंतकाल हुआ वो 29% थे। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं इटली की तरफ। वो कहता था हाइपरटेंशन से जिन लोगों का इंतकाल हो रहा है, जिनमें कोविड के साथ हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन के साथ कोविड है, वो 69% है। कौन कह रहा है? ये कह रहा है इटली। वहाँ का डेटा भी अच्छा सिस्टम है, रिलायबल था। आपको मैं न्यूयॉर्क ले चलता हूँ। न्यूयॉर्क का डेटा कहता है 54%। न्यूयॉर्क 54% पे था, और ये 70 पे तकरीबन ये था इटली था। तो मेरा ख्याल है कि ये लोग ये मर्ज कर रहे हैं कार्डियक के नाम पर। हाइपरटेंशन के अलावा जो कार्डियक के दूसरे मसाइल हैं उसको ये मर्ज कर देते हैं, तो इसलिए शायद ये ऐसी बात इसमें से आ रही है। अदरवाइज अगर डाटा देखें तो ये कंसिस्टेंट नज़र आता है। थोड़ा सा मुझे चौंकना पड़ रहा है कि 29% क्यों है, लेकिन ये दूसरी तरफ जो कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रिक पल्मोनरी डिसऑर्डर जो है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, COPD, ये जो डिजीज़ है, इसका भी जो शेयर है वो 19% है। ये जो UK का डेटा है, तो 19 + 29 आप कर लें तो हम तकरीबन वहीं चले जाते हैं, 49 पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो न्यूयॉर्क का डेटा है। तो इसका मतलब है कि हाइपरटेंशन 50% रोल प्ले कर रहा है उसमें इंतकाल करने में। और एक और बात जो इन्होंने कही है कि अनकॉम्प्लिकेटेड जो डिजीज़ हैं उसका भी 90% रोल है। फिर वो डायबिटीज़ का रोल है, फिर जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वाली डिजीज़ हैं उनका रोल नज़र आता है, बड़ा क्लियर से नज़र आता है। खैर, 2 बातें और इस्टेब्लिश हो जाती हैं। एक तो ये कि हर 10 में से 3 आदमी जो अस्पताल 100 में से 1 पहुँचता है,
1000 में से 10 पहुंचता है, ये समझे 1000 मरीज़ हैं, 10 अस्पताल पहुंचेंगे। 10 में से जो वो है 3 का इंतकाल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, 1000 में से 3 का इंतकाल हो जाएगा। ये इस डाटा की ख़ास बात है। इंतकाल करने वालों में जो इंतकाल जो करेंगे तो 75% वो लोग होंगे जिनका एज ग्रुप 57 से अबव है, यानी 3 में से 2 तो वो होंगे। फिर जिनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होगा, तो हम अंदाज़ा करें परेशान-कुन मामला कौन सा है। परेशान-कुन मामला एक तो मेल में ज़्यादा इंतकाल हो रहा है, उम्र दराज लोगों में ज़्यादा इंतकाल हो रहा है। तीसरा हाइपरटेंशन में ज़्यादा इंतकाल हो रहा है। ओबेसिटी को भी शामिल किया हुआ है कि ओबेसिटी भी इटली के डेटा में भी है, चाइना के डेटा में भी है, न्यूयॉर्क के डेटा में भी है, अमेरिका का, रेस्ट ऑफ द अमेरिका के डेटा में भी है, और फ्रांस के से भी जो एक्सट्रैक्ट किया गया उसमें भी शामिल है, और यूके के डेटा में भी शामिल है। इससे पहले भी जो लंदन में स्टडीज़ हुई उसमें भी शामिल है। तो ओबेसिटी, अच्छा ये सब नज़र आ रहा है, ये क्या हो रहा है ये हम सामने रख रहे हैं। अब आप सवाल पूछेंगे क्यों हो रहा है, तो अभी साइंस इतनी मजबूत नहीं है कि मैं बता सकूँ कि क्यों हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम कि क्यों हो रहा है। तो लेकिन अंदेशात हैं ओबेसिटी में, हमें समझ में आता है कि जी उसका जो लंग्स है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना और लोगों का इफेक्टिव है। ओबेसिटी में लंग्स की कैपेसिटी कम वैसी हो जाती है। उसके जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेम्ड होंगे तो ऑलरेडी वैसे ये जो कोविड है खुद तो मान नहीं रहा, ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसको ऐसा ट्रिगर कर रहा है कि बस उससे मुश्किलात बिल्डअप हो रही हैं। कोविड तो जाके स्टे करता है, उसके बाद इम्यून सिस्टम हमारा जो है बॉडी का वो एक्सलेरेटेड स्पीड पे आ जाता है, मतलब उसका ब्रेक ख़त्म हो जाता है। ये समझ लीजिए गाड़ी को स्पीड लग गई है, ब्रेक ख़त्म हो गया तो स्टीयरिंग कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो मार रहा है। बेसिकली ये हो रहा है बॉडी के अंदर, तो इम्यून में ज़्यादा है। जो उन्होंने, आइए बात करते हैं कि उन्होंने किया क्या। इन्होंने देखा कि जो बुनियादी सिम्टम्स क्या हैं, बहुत सारे सिम्टम्स। कफ 70% लोगों में है जो अस्पताल पहुंचे थे, यानी कि 100 में से 1 अस्पताल पहुंचता था, 1000 में से 10 पहुंचते थे। उन 10 लोगों में के 7 लोगों में कफ था, 7 लोगों में बुखार था, या दोनों चीज़ें मौजूद थी। तो कफ बुखार बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहा है। कन्फ्यूजन भी मिल रही है, कुछ लोगों में कन्फ्यूजन था, मतलब बहुत सारी चीज़ें नई उन्होंने सामने लेकर आए। फिर इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का मामला हो गया कि कफ हो गया, आपको स्प्यूटम आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है आपके पास, गला खुश्क है, ये तो रेस्पिरेटरी का मामला सिम्टम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मसल्स में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन है आपके पास, फटीग हो रही है, ये भी सिम्टम्स मिल रहे हैं इनको। फिर इन्होंने कहा कि जीआईटी से मुताल्लिक़ भी मामला हैं, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, और ये भी तकरीबन 30% लोगों में इन्होंने रिपोर्ट किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या साथ है या अलग, 30% में तो बगैर इसके है, यानी कि उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं है लेकिन डायरिया, पेन और ये सब वो है, वॉमिटिंग है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा इन्होंने कहा कुछ में बात लोग ऐसे भी हैं उनमें कोई सिम्टम नहीं है लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसी थी उनको अस्पताल लाना पड़ा। अच्छा जी, ये बात फिर शेयर कर लें कि 49% डेथ कर जाते हैं, 49% जो है वो सेव हो जाते हैं, माफ़ कर दीजिएगा, वो बच जाते हैं, स्वास्थ्य से ट्रीट हो के आ जाते हैं। 33% डेथ करते हैं और 17% अभी वहाँ पे मौजूद हैं जो इंटरवेंशन में। एक लफ्ज़ होता है वो हम कहते हैं कि ना वो इसको, जिसमें एक आईसीयू होता है, एक आपका जिसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे होते हैं, उसको भी इम्पोर्टेंस होती है उसकी। तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट, तो उसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं। तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जो लोग जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो लोग वेंट के ऊपर जाते हैं 80% उनमें से वापस नहीं आ पाते मैकेनिकल वेंटिलेटर में। ये भी डाटा पहले भी मैं शेयर कर चुका था, अभी भी ये कंसिस्टेंट है डाटा कि वेंट के ऊपर जाने के बाद 80% लोग वापस नहीं आ पाते हैं। तो और जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जाते हैं उसमें हमने शायद दफ़ा शेयर किया था कि तकरीबन 26% जो है वो नुकसान उठाते हैं, या 25% बाकी जो है वो वापस आ जाते हैं। तो दोनों को अगर मिला लीजिए, आईसीयू को और हाई डिपेंडेंसी यूनिट को, तो ये 50% लोगों को वापस ले आता है और 50% लोगों को जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं।
लेकिन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है मैकेनिकल वेंटिलेटर में। द गुड न्यूज़ इज़ कि जो एज ग्रुप है, आपने बताया था 25 साल, 25 से 50 साल, 50 से 75, इसमें जो वो बच्चियाँ जो प्रेग्नेंट हैं, वो जो एज ग्रुप होता है उसी में प्रेग्नेंट होंगी, तो उन बच्चियों में वो बच्चियाँ भी इसमें शामिल थी। तो प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई मिसकरेज नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, विच इज़ ए वेरी गुड न्यूज़। जबकि दूसरी बीमारियों में ये बात थी कि इन्फ्लुएंजा मोर्टेलिटी में इम्पैक्ट करता था, उसमें इसमें नहीं है। ये इसकी अच्छी न्यूज़ है इस बात की। अच्छा जी, चाइना के डेटा में स्मोकिंग भी एक रोल प्ले कर रहा था, यूके के डेटा में ये नहीं है, स्मोकिंग का कोई रोल नज़र नहीं आया, सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आया। लेकिन बहरहाल आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू स्मोक, ये नहीं है जब स्मोक करना शुरू कर दें। कन्फ्यूजन जो है वो एक नई साइन है, कन्फ्यूजन भी मिल रहा है, और स्पूटम के साथ कफ भी है 25% लोगों में। ये सब तो है, फीवर, ब्रीथ, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ है, ये सब वो मौजूद है। तो चाइना का डेटा, इटली का डेटा, अमेरिका का डेटा, यूरोप का डेटा, दो बातों पे कंसिस्टेंट हो गया कि मर्दों में ज़्यादा है, फीमेल में कम है। कंसिस्टेंट हो गया मोटापे लोगों को, जो ओबेसिटी के उनको नुकसान ज़्यादा पहुंच रहा है। चलें जी, अब इसके बाद दूसरा हमारा मौजू है, वो है लॉकडाउन। हम अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है अक़ल इस्तेमाल करने के लिए। फॉलोवर हमेशा एक कदम पीछे ही रहेगा। कहीं ये बात तय नहीं कर दी गई कि सारी तालीम जो है वो अमेरिका से मिलेगी और अमेरिका को ही फॉलो करना है, या पाकिस्तान से बाहर जो भी मिल रहा है उसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं तय किया गया। देखिए जी, जो तय किया गया है कि लोग एक दूसरे से नहीं मिलें, फिज़िकली दूर रहें, वो इसलिए कि इनके मुंह से निकले हुए वायरस के पार्टिकल आगे फैल सकते हैं। हमने एक अजीब इसको जो है कॉलोनी बना लिया है। जैसे बरतानवी फ़ौजी होते थे ना, वो कॉलोनी बना लिया करते थे, आका और गुलाम वाला मामला बना लिया है कि बंद कर देंगे, कर्फ्यू लगा देंगे। जोम इतना बात करने में तो समझे हैं, ये जोम वोम नहीं चलेगा आवाम के सामने, अल्लाह ना करे कि ऐसा मामला डेवलप हो जाए। इसकी साइंस समझने की कोशिश करें। ये जो आप कह रहे हैं ना कि 8 से 4 ये खोल दो, 4 से 5 वो खोल दो, 5 से 6 वो खोल दो, और भाई जो एसेंशियल आइटम्स हैं वहाँ पे रश लग जाएगा। अगर एक जगह जहाँ पे 500 आदमी जाते हैं 500 घंटे में, आप कह रहे हैं नहीं जी 500 आदमी जाएंगे 20 घंटे में, तो फिर रश बढ़ जाएगा ना। आप क्लोज कर रहे हैं। देखिए जापान के मामला को ध्यान में रखिए, 3 C उसने बताए थे, क्लोज स्पेस, क्लोज गुफ्तगू करीब करीब ना हो जाए, कांटेक्ट ना हो जाए, क्लोज कांटेक्ट ना हो, क्लोज स्पेस ना हो, ये आपका वेंटिलेशन फास्ट हो। तो अगर आपने ये किया कि घंटों के लिए खोल, देखिए आपके पार्क के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता भाई। अगर एक आदमी ऐसी जगह खड़ा है जहाँ आगे पीछे 20 मीटर कोई भी नहीं है, उसको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क पहने इज़ ए गुड, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। इस वायरस को समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, और समझने दीजिए, क्योंकि जब तक वक्त हम इसको समझ नहीं पाते, एहतियात तमाम करनी चाहिए। तो इसलिए लॉकडाउन के ऊपर बहुत सोचना समझना होगा। हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब यहाँ पे हमारे लोग भर के गए थे रेलवे स्टेशन से, तो क्यों नहीं फैला वो। इतनी सारी आप लोगों की तस्वीर वीडियो मौजूद हैं कि लोग वैसे ही घूम रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची में, वैसे ही बड़े बड़े जो हमारे लीडरान हैं उनके यहाँ अफ्तार पार्टी और मुलाकात। टीवी पे आप देख लीजिए कि अजीब अजीब मैसेज दे रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो एक ने मास्क पहना हुआ है, बराबर में दूसरे ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? हम खुद कंफ्यूज हैं, दो लीडर कंफ्यूज हैं। एक तरफ सूबे का चीफ बैठा हुआ है, एक तरफ उस पार्टी का चीफ बैठा हुआ है, एक के पास मास्क है, एक के पास मास्क नहीं है। तो भाई या तो दोनों मास्क ना पहने या दोनों पहन लें। मैसेज आवाम को एक दे, मासूम आवाम है, उसको मैसेज एक दें, क्लियर मैसेज दें। आपके पैगाम अफरा तफरी फैला रहे हैं, जहनों में इंतशार फैला रहे हैं, अफसरदगी फैला रहे हैं, गुस्सा फैला रहे हैं, परेशानी फैला रहे हैं, इज़्तिराब फैला रहे हैं। और इन सब चीज़ों का एक रिज़ल्ट है, ये इंसानी ब्रेन है, ये काम कर रहा है। इंसान खुद गुस्सा नहीं करता, इंसान खुद पागल नहीं होता, किसी का दिल नहीं चाहता पागल हो जाए। पागल होने वाले असबाब को रोकने की कोशिश करें, समझें इसको, ये साइंटिफिक मामला है। अच्छा, लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा साथ दें, भरपूर साथ दें, क्योंकि वायरस की समझ में भी नहीं आया है। यकीनन हालात भरपूर तरीके से
इंसानों के फेवर में जा रहे हैं और वायरस के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। लेकिन जितना साथ दिया जा सकता है, जितना वायरस को रोकने के लिए काम किया जा सकता है वो करें। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम यह है कि साइंस के लोगों को, दूसरे शोबे हाथ से लोगों को डाटा जमा करने पर लगवाएं। जेन्युइन डाटा दुनिया से शेयर करें। भाई जिस तरह मैं ये डाटा शेयर कर रहा हूँ, इस तरह आप भी डाटा शेयर करें दुनिया के साथ। आपके पास भी नर्सेज हैं, आपके पास भी मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं। गवर्नमेंट के ये थोक लगा हुआ है अफसरों का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों का, सुनने वालों का एक पूरा जम खफीर होता है। इससे काम लें ताकि दुनिया को फ़ायदा पहुँच सके। बहुत डेफिशिएंसी है हमारे पास, बहुत किल्लत है डाटा की। अच्छा जी, वो आखिरी बात चूँकि लंबा होता जा रहा है, अब आखिरी बात करके ख़त्म करते हैं कि जी दुनिया में वैक्सीन बहुत तेज़ी से दुनिया के लोग बना रहे हैं। दुनिया ने कह दिया है, बहुत से लोगों ने नाम लेके भी, वो आपके दाएँ बाएँ पड़ोस में लोगों ने कह दिया कि हम तो डोज बना के तैयार रखेंगे, हम तो इंतजार नहीं करेंगे, ख़राब होगा फेंक देंगे, कोई बात नहीं। वैक्सीन कामयाब हो गई और जो वैक्सीन बनाने की अप्रोच यूके ने अपनाई है और जो जर्मन अप्लाई कर रहे हैं, जो नई अप्रोच लेके आ रहे हैं, उस अप्रोच से तो उम्मीद है कि वैक्सीन का जो 1.5 साल का जो टाइम था बनने का, वो शायद 6-7 माह कम हो जाए। वो तो नज़र आता है जिस तरह वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी दवाओं पे काम हो रहा है, नई अप्रोच पे काम हो रहा है। दुनिया वापस अपने रौनक पर आने के लिए तैयारी कर रही है। बहुत टाइम लेगी उस जगह आने पे जहाँ से इसने डिस्कनेक्ट हुई है। लेकिन हर आदमी के जहन में सवाल है, कब ये मास्क उतरेगा, कब ये एप्रिल उतरेगा। डॉक्टरों के जहन में भी सवाल है, बेचैन हो गए, कब ये ख़त्म होगा, कब वैक्सीन आएगी, कब वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे। लेट्स हैव ए गुड होप, हैव ए गुड ड्रीम। चीज़ें अच्छाई की तरफ हैं। अल्लाह ने बहुत बचाया हुआ भी है, वरना ये फैल जाता और मसाइल तो बहुत पड़ सकते थे। भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और गवर्नमेंट से भी इल्तिजा है कि साइंसी मामलात को साइंसी अंदाज से चलाएँ, बैलेंस करें। बहुत सारे मरीज़ आपके, उनकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही, बीमारी नहीं रुकी लोगों की। किसी को कुछ बीमारी डायग्नोस होती थी, वो सब रुकी नहीं है। क्योंकि आपने लेबॉर्ट्री बंद कर दी तो बीमारी थोड़ी रुक गई है। तो उनके ऊपर तवज्जो देने के लिए अहम स्टेप लेने पड़ेंगे। खोलना पड़ेगा आपको शहर को इस अंदाज से कि एहतियात किया जाए, एहतियात सिखाया जाए। बंद करके हम मकसद अचीव नहीं कर रहे। क्योंकि ये सवाल आपके जहन में रहना चाहिए, 20 मार्च से आपने बंद किया हुआ है जनाब, अब कहाँ से फैल रहा है? आप फेल हो गए, नाकाम हो गए, क्या हुआ फिर? बंद तो किया ना, स्कूल तो बंद है ना, कॉलेज तो बंद है ना, सड़कों पे गाड़ियाँ तो बंद है ना, पुलिस वालों ने मारा पीटा भी तो है ना, खौफ तो फैलाया है ना। फ़ायदा क्या हुआ है अगर ये फैल ही रहा है? तो ये फैल नहीं रहा भाई, जितना हम खौफज़दा हो गए। क्योंकि जो लोग आपके पास आए थे उन ममालिक से जहाँ पे फैला हुआ था, वो बच्चे, वो बड़े, जहाज़ जो आ रहे थे, आप जहन में रखिएगा, जहाज़ में HVAC वो नहीं लगा हुआ, हाई फिल्टर, क्या उसकी हवा को वायरस को रोक लेगा। पूरे जहाज़ में एक आदमी छींकता है, एक छींक में 1 लाख पार्टिकल फेंकता है, वो पार्टिकल घूम रहा होता है। और जहाज़ 14 घंटे सफ़र करके आया है, 12 घंटे सफ़र करके आया है कराची में, मार्च तक आता रहा है, खुला रहा है आपका ना। तो फैलने के वो वक्त थे, तो मार्च के बाद 14 दिन लगा लीजिए। अब कैसे फैल रहा है? अब तो कोई नहीं आ रहा बाहर से। बंद तो किया हुआ आपने, 1 माह से ज़्यादा हो गया, क्यों फैल रहा है? ये सब सवालात की जवाब ढूंढिएगा, तो फिर हम अच्छी हिकमत अमली तरतीब दे सकेंगे। हिकमत अमली हमने जहन से तरतीब देनी है, वरना हम में और उन जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है जो जंगल में आज का खाना खा लेता है, कल का इंतज़ार कल के लिए करता है, आज की लकड़ी से रह लेता है, कल के लिए कल बनाता है। हमें देरपा पायदार हिकमत अमली तरतीब देनी होगी अपने लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपनी मुस्तकबिल के लिए, अपनी तहज़ीब के लिए, अपनी कदर के लिए और अपनी खुददारी के लिए। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर।